शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, दीनदयालजी, भारत माता डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या प्रतिमेला या ठिकाणी आपण पुष्पांजली अर्पण करावी। महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर गो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतंस हिंदवी स्वराज संस्थापक राधे शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। हर 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 भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। बोलिए भारत माता की वंदे। आदरणीय शेट्टी साहेब। नमस्कार। सभी कार्यकर्ता जो मीडिया के लोग यहां पर आए हैं उनको सहयोग करेंगे। ये इतना सारा जो प्रयास हो रहा है उसको मुंबई शहर के घर घर में पहुंचाने का काम ये हमारे सारे मीडिया के लोग करने वाले हैं, इसलिए उनको आप सहयोग करें। जैसे मैंने सभी नेताओं का पहले ही नाम लिया है और हम सब लोगों ने देखा दो दिन के पहले जो हमारा इतना बड़ा सम्मेलन दिल्ली के भरत मंडपम में हुआ। 10,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता पूरा देश भर में से आए थे और जिस प्रकार का जोशीला भाषण हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी सारे नेताओं का जो हुआ 2 दिन में, पूरे कार्यकर्ता पार्टी के और नेता सारे चार्ज होकर अपने अपने प्रदेश में गए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी मुंबई के कार्यकर्ताओं का ये भाग्य है कि हमको लगातार उसके बाद कल भी कार्यक्रम हुआ। देवेंद्र जी का सम्मान प्रवीण दरेकर और उनके जो साथी पदाधिकारियों ने किया वो देखते ही बनता है। इसलिए मैं एक बार आप सबकी ओर से प्रवीण दरेकर और उनके पूरे टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। देवेंद्र जी ने जो काम किया, वैसे 5 साल में पहले मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जो काम किया और उसके बाद में अब जो ये सेकंड इनिंग में जो काम हुआ है वो खास करके हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए देखते ही बनता, इतना सारा बड़ा बड़ा काम हुआ है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन सारे कामों को आने वाले दिनों में मतदाताओं तक ले जाकर ये सारे कामों से परिचित करते हुए हम लोगों के जीवन में एक नया बदलाव कैसे आए उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एसआरए में बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ है, गति आई है, आने वाले दिनों में और भी गति आएगा। मैं देवेंद्र जी को विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मुंबई में जो पगड़ी धारक जो लोग थे वो पगड़ी धारकों का जो टूटा हुआ घर, उत्तर मुंबई में भी आप देखेंगे तो पूरे मुंबई शहर में वही हाल है। 5-5, 7-7 साल से लोगों के घर टूट गए हैं और घर बन नहीं रहा है। जमीन मालिकों को लगता है कि लोग कंटाल कर 10 लाख 15 लाख रुपए लेकर चले जाएंगे, लेकिन देवेंद्र जी ने एक सो मोटो उन्होंने अपने ढंग से कायदा बनाकर अगर आने वाले दिनों में जमीन मालिक जो है वो घर बनाता है तो उसको पहला मौका देंगे, वो अगर नहीं करता है तो भाड़ूतों को मौका दिया जाएगा। घर मालिक और भाड़ू दोनों मिलकर भी अगर नहीं बनाते हैं तो फिर सीधा म्हाडा टेक ओवर करेगा ये सारे प्रकल्प को और म्हाडा के माध्यम से लोगों को घर बनकर मिलेगा। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। मैं बहुत ही प्रभावित हूं कि कल इतना बड़ा सभा होने के बाद में उनके भाषण को सुनकर आज सवेरे मेरे ऑफिस में महिलाएं आई थी, खास करके हम सब लोग इसमें से बहुत सारे लोग सामान्य परिवार से आए हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहकर यहाँ पर आए हैं। कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी 300 फुट के घर में रहते हैं, लेकिन मैं हल गया तब मैं इतना 55 साल तो मैं झोपड़पट्टी में रहकर यहाँ तक मेरा सफर हुआ है, लेकिन आज भी 4-4 माले के मंजिलों में 100 और 150 फुट के घर में लोग रहते हैं। हमको ऐसा लगता था कि सिर्फ झोपड़पट्टी में 100-150 फुट के घरों में लोग रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग में 4-4 माले के बिल्डिंग में भी 100 और 150 फुट के घरों में रहते हैं और ऐसे सारे लोगों का जीवन में एक बदलाव आए। इसलिए एक कानून जो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, इसलिए मैं फिर एक बार आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, ताली तो बजाकर उनका हम स्वागत करेंगे ही, लेकिन ताली बजाकर मेरी और आपकी जवाबदारी पूर्ण होती नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो वार्ड, वो विधानसभा के नगर सेवक, वो हमारे सारे आमदार
खासदारों ने मिलकर अपने अपने परिसर में सारे लोगों का ढूंढकर एक सम्मेलन हमको करना चाहिए, ऐसा मेरा स्वयं का मत है। कम से कम लोगों को देखिए एकदम ब्लैंक है, मुंबई शहर में ऐसे लोगों को मदद करने वाले कोई नहीं है। जैसे देश भर में नारा चलता है आएगा तो मोदी ही, वैसे मुंबई शहर में भी झोपड़पट्टी वाले हो, रेंटल हाउसेस में रहने वाले हो, ऐसे सारे लोगों को लगता है कि मदद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही। इसलिए मैं अपने बात को बहुत सारे मुद्दों को स्पर्श न करते हुए, बहुत सारे नेता है, मैं चाहूंगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आने वाले दिनों में एसआरए में रहने वाले लोगों के जीवन में एक बदलाव आए। रेंटेड घर में रहने वाले लोगों का जो घर टूटा है वो हमारे पास आए, यह न रास्ता देखते हुए हमने उनके जगह पर जाकर उनको मदद करने का काम हम करेंगे। तो मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कायदा बनाया है वो सार्थक होगा और उसका परिणाम हमको आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद में कॉर्पोरेशन के चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए मुझे आप सबके सामने मेरे मन के विचार को यहाँ पर रखने का अवसर प्राप्त करके दिया, इसलिए मैं सारे आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबको आने वाले दिनों में एक बहुत शानदार जीत के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। लेकिन सारे कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करता हूं, आज ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद में चुनाव के दिन तक हमको कोई पूछेगा, कोई बुलाएगा, कोई फोन करेगा, कोई कहेगा, ये न देखते हुए हम पार्टी के सैनिक हैं और लड़ाई के लिए हमको मैदान में उतरना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प लेकर सब लोग घर पे जाए, ये आह्वान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद गोपाळभाई। यानंतर आपण स्वागताच्या कार्यक्रमाकडे वळतोय। आज या आपल्या सभेला मुख्य मार्गदर्शक म्हणून आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगतप्रकाश नड्डाजी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी मुंबई भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय आशिष शेलारजी यांना विनंती करतो, आपण श्री नड्डा साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करावं। आपण जोरदार टाळ्या वाजवूनही नड्डा साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपण स्वागत करताना राम मंदिराची प्रतिकृती देऊन आपण नड्डाजींचे या ठिकाणी स्वागत करतोय। आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षांचं स्वागत करायचं। यानंतर आपले नेते आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत करण्यासाठी मी संतोष मेडेकर आणि मुरजी पटेल यांना विनंती करतो। मुंबईच्या विकासाची कल्पना ज्यांनी मांडली असे आदरणीय फडणवीस साहेबांचं या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष संतोष मेडेकर व महामंत्री मुरजी पटेल हे स्वागत करतायत। यानंतर मी पुन्हा एकदा संतोष मेडेकरांना विनंती करेन, आपण राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री आदरणीय शिवप्रकाशजी यांचं संतोष मेडेकर स्वागत करतील। आपल्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष संतोष मेडेकर, राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री आदरणीय शिवप्रकाशजींचे या ठिकाणी स्वागत करतायत। मी सुषम सावंत यांना विनंती करेन, आपले प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। ज्यांनी वॉरियर्स आपल्याला दिले आणि आपला पुढचा घोडदौड सुरू होतंय अशा बावनकुळे साहेबांचं स्वागत होतंय। यानंतर विधान परिषदेचे गटनेते प्रवीण दरेकरजी यांचं स्वागत करण्यासाठी मी मुरजी पटेल यांना विनंती करतो। आपण काल जी आपली काही गृहनिर्माण संस्थांची परिषद यशस्वी झाली, यामध्ये प्रवीण दरेकरांचा मोठा हात होता। मी सर्व मान्यवरांचं मंचावर शाब्दिक स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविकासाठी मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री आशिष शेलारजी यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी प्रास्ताविक सादर करावं। आदरणीय आशिष शेलारजी।
भारत माता की. जरा उजवीकडे सगळ्यांनी हात वर करायचे. भारत माता की. वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की. डाव्याकडच्यांचे हात कमी आहेत. भारत माता की. वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की. आजच्या या बूथ प्रमुख आणि वरच्या कार्यकर्त्यांच्या संमेलनाला उपस्थित आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहेब, आपल्या सगळ्यांचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आणि नेते सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, मंचावर उपस्थित आपल्या महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बावनकुळे साहेब, विधान परिषदेचे आपले नेते प्रवीण दरेकरजी, मंचावर उपस्थित आपले लोकप्रिय खासदार गोपाळ शेट्टी, आपले आमदार अमित साटम, आमदार भारती लवेकर, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार पराग अळवणी, आपले महामंत्री आमदार सुनील राणे, आमदार अतुल भातखळकर, आमदार योगेश सागर, आमदार मनीषाताई चौधरी, आमदार राजन सिंगजी, आपले जिल्हाध्यक्ष सुषम सावंतजी, गणेश खंडकर, संतोष मेडेकर, आपले महामंत्री संजय उपाध्याय आणि या सभेचे सहसंयोजक आणि स्थानिक नेते मुरजी पटेल, उपस्थित प्रदेशाचे मुंबईचे सर्व पदाधिकारी आणि उपस्थित कार्यकर्ता बंधू भगिनी आणि मातांनो, खऱ्या अर्थाने आजचं हे संमेलन देवेंद्रजी बूथ प्रमुख, वॉर्डांचे पदाधिकारी, विधानसभेचे पदाधिकारी, जिल्ह्याचे लोकसभेतले पदाधिकारी, आघाडी आणि मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांचा आहे. आजकाल माननीय मोदीजींच्या आशीर्वादाने आणि देवेंद्रजी आपल्या प्रयत्नांमुळे मुंबईमध्ये भारतीय जनता पार्टीला अशी भरती आली आहे की 3 लोकसभांच्या कार्यकर्त्यांचं संमेलन जरी करायचं असेल तरी एवढं मोठं मैदान या ठिकाणी लागतं आणि मैदान भरून तुडुंब होतं. भारतीय जनता पक्षाचा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता हा खऱ्या अर्थाने मुंबईचा सेवक म्हणून काम करतो याचा आम्हाला अतिशय आनंद आहे. आणि म्हणून मी मंचावर बसलेल्या बरोबर तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की जमिनीवर तुमच्या कामामुळे भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळणार आहे. आता मीडियाचे मित्र इथे आहेतच, ते लगेच म्हणतील अभूतपूर्व यश म्हणजे काय. तर आज देवेंद्रजी, बावनकुळेजी राष्ट्रीय अध्यक्षांसमोर हा विश्वास व्यक्तच करतो आणि तुम्हाला पटलं तर तुम्ही जोरदार टाळ्याने त्याचं समर्थनही करा. येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मुंबईमध्ये 6 जागा आहेत. माननीय अध्यक्ष जी, 6 की 6 जगह पर महायुति का ही सांसद होगा. अब इसके लिए कोई और एविडेंस देने की जरूरत नहीं है. मी 3च गोष्टी आपल्या समोर मांडणार आहे. आपण सगळ्या कार्यकर्त्यांना लोकसभा निवडणुकीमध्ये यशासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा आणि माननीय मोदीजींनी सांगितल्याप्रमाणे पुढचे 100 दिवस हे अतिशय महत्वाचे आहेत. आणि म्हणून मला माझ्या शब्दात सांगावंसं वाटतं, आता तुम्हाला सगळ्यांना देव, देश आणि धर्मासाठी काम करायचं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती 19 तारखेला आपण केली आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून आपल्याला प्रेरणा जी मिळाली आहे ती हीच आहे, देव, देश आणि धर्मासाठी काम करा. मुंबई आणि देशामध्ये मी हे देव, देश आणि धर्मासाठी यासाठी म्हणतोय कारण ज्यांच्याशी आपला सामना आहे, सामना म्हणजे तो सामना नाही म्हणत आहे मी,
ज्याची विक्रीही नाही, त्याला कोणी वाचतही नाही, ज्याच्या कॉपीजही निघत नाहीत आणि ज्याच्या संपादकाला पत्रकार पोपटलाल असं म्हटलं जातं. आणि अतुलजी म्हणाले ते खरं आहे. आजकाल रद्दीवाला पण म्हणतो वो छोड़ के बाकी सब देना. आणि म्हणून आपला ज्याच्याशी सामना आहे ते भयंकर लोक आहेत. त्यांचा धोका केवळ मुंबईलाच आहे असं नाही, ते धोकेबाज आहेत एवढंच नाही. महाराष्ट्र विकास आघाडीचे आणि विशेषतः उभाटा सेनेची लोक ही देव, देश आणि धर्मासाठी खतरा बनली आहेत, खतरा. आणि अन्य उदाहरणं देण्याची गरज नाही, यांची कर्तृत्वच सांगतात. याकूब मेमनचं थडगं ज्यांनी सजवलं ती लोक उभाटा सेनेची आहेत. याकूब मेमन नावाच्या आतंकवाद्याला सोडलं पाहिजे याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेसचे समर्थक हे उभाटा सेनेची लोक आहेत. टिपू सुलतानचं समर्थन करून त्याच्या नावाचं मैदान आणि गार्डन उभं करण्याची भूमिका घेणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत. देव, देश आणि धर्मासाठी यांचा खतरा यासाठी आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांनाही पुरावा विचारणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत. ज्या वेळेला उद्धवजी मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला मुंबई शहरात गेटवे ऑफ इंडियाला येऊन काश्मीर फ्री करा म्हणून म्हणणाऱ्या मेहक प्रभूचे समर्थक उभाटा सेनेचे आहेत. ज्या संघटनेने दिल्लीतल्या विद्यापीठामध्ये अफजल हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है अशा म्हणणाऱ्या लोकांची सभा ठेवणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत. माननीय अमित भाईंनी ज्या वेळेला PF-I वर बंदी आणली, त्या PF-I वर बंदी आणल्यानंतर त्या विरोधात लडखडणारी वक्तव्य करणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत. रामाचं मंदिर बनलं म्हणून देश गौरवान्वित झाला, पण राम मंदिराचं निमंत्रण धुडकावणाऱ्या काँग्रेसचे समर्थक ही उभाटा सेनेची लोक आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचं प्रतीक दाखवणारी वाघ नख देवेंद्रजींच्या, एकनाथजींच्या आणि अजितदादाच्या सरकारने आणायचं ठरवलं तर त्या वाघ नखांवर चेष्टा कुचेष्टा करणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत. हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर अन्य आरोप जे मी इथे बोलूही शकत नाही, या पद्धतीचे आरोप करणाऱ्या लोकांचे समर्थक हे उभाटा सेनेची लोक आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारमध्ये सैनिकांनी केला, त्याचे पुरावे मागणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत. आणि देशाच्या नैसर्गिक साधनांवर पहिला अधिकार केवळ हिरव्यांचा आहे असं म्हणणाऱ्या काँग्रेसचे तळी भरणारी लोक ही उभाटा सेनाची आहेत. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय, देव, देश आणि धर्मासाठी काम करायचं असेल तर मुंबईतून उभाटा सेनेन आणि काँग्रेसला हद्दपार केल्याशिवाय पर्याय नाही. आणि म्हणून कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी काम करायचं आहे. माननीय मोदीजींनी शौर्य, पराक्रम, सुरक्षा आणि विकास याचा परिचय पूर्ण देशाला दिला. मुंबई पुरता आपण मोदीजींच्या बरोबर जनता जी आहे तिथपर्यंत पोहोचून मत विनम्रतेने घ्यायची आहेत. कारण मोदीजींनी मुंबईला भरभरून दिलं. मोदीजी येण्याआधीची परिस्थिती आणि आजची उपनगरीय रेल्वेची परिस्थिती बघा. आज उपनगरीय रेल्वेमध्ये एस्केलेटर लावले मोदीजींनी. आज उपनगर रेल्वेमध्ये लिफ्ट बसवल्या मोदीजींनी. आज उपनगरीय रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मची उंची आणि डब्याची उंची
यातली गॅप बंद करून अपघात बंद केले मोदीजींनी मुंबईच्या वर स्टेशन्स मध्ये बांद्रा असेल, सीएसटी असेल, सुशोभीकरण आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचं केलं ते मोदीजींनी. मुंबईच्या विकासाला, पुनर्विकासाला खीळ घालणारा CRZचा कायदा हद्द पार केला, कमी केला, मर्यादा कमी केला, त्या केल्या मोदीजींनी. वन खातं असो वा डिफेन्स, इथल्या जागांच्या भोवतीचा सेन्सिटिव्ह एरिया कमी करून गरीब माणसाच्या घराचा मार्ग मोकळा केला मोदीजींनी. मुंबईतल्या रस्त्यावर लागणाऱ्या दिव्यांना LED बल्ब लावला मोदीजींनी. मुंबईतल्या एल्फिस्टन रोडच्या ठिकाणी असलेल्या फूट ओव्हर ब्रिजवर अपघात होऊन शेकडो लोक मृत्युमुखी पडली. त्यावेळेला कमी वेळेत पूर्ण ब्रिज बांधण्यासाठी देशाची मिलिटरी मुंबईत उतरवली मोदीजींनी. माझगाव डॉग मध्ये त्या ठिकाणी डिफेन्सचं मोठं शिप बनवलं मोदीजींनी. अटल सेतू मुंबईला दिला मोदीजींनी. आपल्याकडे त्या ठिकाणी मुंबईचा एक नवीन विमानतळ नवी मुंबईत दिलं मोदीजींनी. मुंबईला IIM कधीच नव्हतं. मॅनेजमेंटचे गुरु इथे राहत होते, पण IIM कधीच मिळालं नव्हतं. ते मुंबईला IIM दिलं मोदीजींनी. मुंबईतल्या मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना जागा वाढवून दिल्या मोदीजींनी. आणि मोदीजींनी हे शहर आंतरराष्ट्रीय करण्याची ताकद आहे केवळ मोदीजींकडेच. आणि म्हणून विकसित भारत आणि आपल्या स्वप्नातली मुंबई ही जर कोणी करू शकतं तर नरेंद्र मोदीजींचं सरकार आणि राज्यात देवेंद्रजी, एकनाथजी आणि अजितदादाचं सरकार. आणि म्हणून मी तुम्हाला एकच विनंती करतो, देव देश धर्मासाठी उबाटा सेनेला उखडून फेका आणि मुंबईच्या आणि राज्याच्या विकासासाठी आणि विकसित भारताच्या स्वप्नासाठी मोदीजींना आशीर्वाद द्या. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आशिषजी. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण आशिषजींचं स्वागत करायचं आहे. यानंतर मी विनंती करेन, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण वॉरियरची संकल्पना राबवली, जे पायाला भिंगरे लावून महाराष्ट्र पालथा घालतायत, असे आपले महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय आमदार श्री चंद्रशेखर बावनकुळेजी आपल्याला मार्गदर्शन करतील. आदरणीय बावनकुळेजी. पुन्हा एकदा ऊर्जा तयार करूया आजच्या कार्यक्रमाची. तर दोन्ही हात वर करून भारत माता की वंदे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भवानी जय, शिवाजी जय 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 जय, भवानी जय 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 जय, शिवाजी जय, श्रीराम जय जय, श्रीराम. हर 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 हर. व्यासपीठावर उपस्थित देशाचे आपले सर्वांचे उत्कृष्ट संघटक, भारतीय जनता पार्टीचे आपले अध्यक्ष माननीय JP नड्डाजी, आपले महाराष्ट्राचे नेते, आपले सर्वांचे नेते, अष्टपैलू कर्तृत्वाचे धनी आणि आपल्या सर्वांच्या परिवारात ज्यांचा अत्यंत महत्वाचा सहवास आहे, आपल्या सर्वांना आधार आहे, असे आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आपले सहसंघटनचे शिवप्रकाशजी, आपल्या मुंबईचे अध्यक्ष आणि ज्यांनी मुंबईच्या संघटनेमध्ये अनेक वर्षापासून उत्कृष्ट संघटन आणि ऊर्जावान संघटन या ठिकाणी तयार करण्याकरता
आपल्या जीवनातला अमूल्य वेळ दिला असे माननीय आशिष शेलारजी, मंगलप्रसाद लोढाजी, प्रवीण दरेकरजी, गोपाळ शेट्टीजी, अमित साटमजी, भारतीताई लवेकरजी, विद्या ठाकूरजी, पराग अळवणीजी, सुनील राणेजी, अतुल भातखळकरजी, योगेश सागरजी, मनीषा चौधरीजी, भाई गिरकरजी, राजन सिंगजी, सुषम सावंतजी, गणेश खनकरजी, संतोष मेळेकरजी, संजय उपाध्यायजी, मुरजी पटेलजी, उपस्थित सर्व पदाधिकारी, बंधू भगिनी, खरं तर आपण बघितलं असाल 17-18 तारखेला जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाली, या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये माननीय नड्डा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आपका अभिनंदन किया, संगठन का अभिनंदन किया, और उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का संगठन जिस प्रकार से देश में मजबूत हुआ है, और ये संगठन मजबूत करने के लिए माननीय नड्डा जी आपने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने माननीय नड्डा जी का जिस प्रकार से अभिनंदन किया है, आप सभी ने एक बार जोरदार ताली बजा के हमारे अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे। और आपने सबने इच्छा व्यक्त की है कि नड्डा जी का स्वागत हम भी करना चाहते हैं, तो सभी का स्वागत तो आप नहीं कर सकते आकर, लेकिन अपने जेब में का मोबाइल निकाल कर अपना टॉर्च चालू कर माननीय नड्डा जी का हम अभिनंदन करेंगे। सभी ने अपना टॉर्च निकालकर नड्डा जी का स्वागत करना है, हमारे अध्यक्ष का स्वागत करना है। सभी ने टॉर्च निकालकर स्वागत करना है। भारत माता की, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं का। मुझे इस बात का अभिमान है कि अपने अध्यक्ष नड्डा जी अपने जीवन का पूरा समय पार्टी को देकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उसको आगे लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा नड्डा जी, लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से मोदी जी ने 10 साल में इस देश के लिए गरीब कल्याण होगा, मध्यम वर्गीय का कल्याण होगा, राष्ट्र के कल्याण के लिए जो काम किया है, वो काम का हमारे पास जिस प्रकार से एक हमारे जो एक टिफिन मिला है, हम घर घर जाकर आने वाले चुनाव में हम घर घर जाकर आपका ये 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल का काम घर घर पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। माननीय मोदीजींनी विकसित भारताचा संकल्प केला, ही आपल्याकरता शिदोरी आहे। आपल्याला देशाचे नेते अमित भाई यांचं संघटन कौशल्य आपल्या पाठीशी आहे। माननीय नड्डाजी सारखं आपल्याकडे एक नेतृत्व आहे जे चैतन्य निर्माण आपल्यामध्ये करतं। या ठिकाणी आपले अष्टपैलू कर्तृत्वाचे धनी नेते देवेंद्रजी आहेत, ज्यांचा विश्वास आपल्यावर आहे आणि आपल्या ध्येय प्राप्ती करता देवेंद्रजी आपल्याला नेहमीच ऊर्जा देत असतात। असं नेतृत्व आपल्याकडे आहे आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला जो संकल्प या ठिकाणी करायचा आहे की महायुतीच्या या महाराष्ट्रामध्ये 45+ जागा या महाराष्ट्रामध्ये निवडून येतील आणि जसं आशिषजींनी सांगितलं मुंबईमध्ये 6 जागा नड्डा जी आपको 6 सांसद मुंबई के देने के लिए ये हमारी सारी फौज आई है, हमारी कार्यकर्ता की फौज आई है। मैं कार्यकर्ताओं के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इतना ही कहूंगा, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, आशीष जी ने यहाँ पे पूरा वक्तव्य किया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र की और राज्य की सरकार डबल इंजन सरकार हमारे महाराष्ट्र के लिए 14 करोड़ जनता के लिए
जिस प्रकार से काम कर रही, मुंबई का विकास कर रही, यही हमारे पास इतना बड़ा काम है। हम निश्चित रूप से जनता में जाएंगे, जनता के घर घर जाकर हम मोदी जी के नेतृत्व का विकसित भारत का संकल्प और उसको साथ देने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। यही मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं एक बात जरूर निश्चित रूप से कहूंगा, आशीष जी ने सब बातें कही है, मैं इतना ही कहूंगा कि कल महाराष्ट्र सरकार ने हम सबको बहुत ही अभिमान की बात है, हमारे लिए सभी के लिए आपल्या सर्वांकरता अभिमानाची गोष्ट आहे की महाराष्ट्र सरकारने काल विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकऱ्यामध्ये 10% आरक्षण दिलं आणि हे करताना ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं। एकदा जोरात टाळ्या वाजवून माननीय देवेंद्रजी, एकनाथजी आणि अजित पवारच्या सरकारांचं आपण अभिनंदन केलं पाहिजे, जोरात टाळ्या वाजवून आपण अभिनंदन केलं पाहिजे। खरं तर अभिनंदनाचा ठराव या माध्यमातून आपण कार्यकर्त्यांनी केला पाहिजे। मी पुन्हा एवढंच सांगेल कि माननीय नड्डा जी, हम निश्चित रूप से जो हमारे सुपर वॉरियर बनाए गए, जो हमने सारे बूथ पर जाने का संकल्प किया है, हमारा सुपर वॉरियर, हमारे बूथ प्रमुख 600 घर जाने वाले हैं। हर लोकसभा में 3.5 लाख घर जाने का हमारा सारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे नीचे के सारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है। निश्चित रूप से हम आपसे वादा करते महाराष्ट्र की तरफ से कि महाराष्ट्र में हम 51% वोट शेयर लेकर महाराष्ट्र की सभी सीटें जीतकर मोदी जी के साथ, जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, हमारे महाराष्ट्र से 45+ सांसद वहां आपको हाथ ऊपर करके खड़े दिखेंगे। इतना ही मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बावनकुळे साहेब। आपण कालच मुंबईच्या गृहनिर्माण संस्थांची परिषद घेतली। ज्यांनी पुढाकार घेऊन या गृहनिर्माण संस्थांच्या विषयाला चालना दिली। आज आपण मुंबईत फिरताना जे मेट्रोचं जाळं बघतोय, आपली मुंबई सुरक्षित राहावी म्हणून 700 सीसीटीव्ही कॅमेरे ज्यांनी लावले, भविष्यातला कोस्टल रोड उभा राहतोय, शिवडी ते न्हावा अटल सेतू असो, आणि उद्याच्या महाराष्ट्राचं ज्यांनी स्वप्न पाहिलंय असे आपले आदरणीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजींना मी विनंती करतो की आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं। टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करायचंय। बोलिए भारत माता की। छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आजच्या आपल्या या बूथ प्रमुख आणि पदाधिकारी कार्यकर्ता संमेलनाला संबोधित करण्याकरता आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष, आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय श्री JP नड्डाजी, मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आणि महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीने माननीय नड्डाजींचं मनपूर्वक स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित माननीय शिवप्रकाशजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, आपले मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजी, लोकप्रिय खासदार गोपाळ शेट्टीजी, किरीट सोमय्याजी, अतुल भातखळकरजी, प्रवीण दरेकरजी, योगेश सागरजी, मनीषाताई चौधरी,
अमित साटमजी, भारती लवेकरजी, विद्याताई ठाकूर, परागजी अळवणी, सुनीलजी राणे, राजन सिंगजी, संजय उपाध्यायजी, पवन त्रिपाठीजी, संतोष मेंढेकरजी, गणेश खणकरजी, सुषम सावंतजी, जयप्रकाश ठाकूरजी, राणी द्विवेदी, संजय पांडेजी, आमचे मुरजीभाई पटेल, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरं म्हणजे आपण सगळे आदरणीय नड्डाजींना ऐकण्याकरता या ठिकाणी आलो आणि आपलं सौभाग्य आहे की जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचं जे नेतृत्व करतायत असे आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मुंबईमध्ये आले आणि सकाळपासनं सातत्याने निवडणुकीची तयारी करण्याकरता वेगवेगळ्या बैठका घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देण्याचं काम त्यांनी केलं. आणि हे सगळं केल्यानंतर आता इथे येण्याच्या आधी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं घर असलेल्या राजगृहामध्ये त्या ठिकाणी नड्डाजींनी जाऊन भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली अर्पित केली. आणि या कार्यक्रमानंतर वीर सावरकरांना सावरकर स्मारकामध्ये जाऊन ते आदरांजली अर्पित करणार आहेत. बंधू भगिनींनो, आशिषजींनी आणि बावनकुळे साहेबांनी अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं विवेचन आपल्या पुढे केलंय. खरं म्हणजे परवा ज्यावेळेस राष्ट्रीय बैठक झाली, राष्ट्रीय अधिवेशनाचा समारोप करताना देशाचे आपले लाडके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींनी एक अतिशय सुंदर वाक्य सांगितलं. मोदीजी म्हणाले की तिसऱ्यांदा या भारतामध्ये आम्ही सरकार तयार करणार आहोत, पण तिसऱ्यांदा सरकार तयार करताना आमची प्रेरणा काय आहे? माननीय मोदीजी म्हणाले, आमची प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. छत्रपती म्हणून त्यांचा राज्याभिषेक झाला, पण राज्याभिषेक झाल्यानंतर एकही दिवस छत्रपती शिवाजी महाराज स्वस्थ बसले नाहीत. त्यांनी कधीही ते राज्य भोगलं नाही. दुसऱ्या दिवशीपासनं ते स्वराज्याच्या विस्ताराकरता बाहेर पडले. ते थेट स्वर्गवासी होतपर्यंत देशाची सेवा ते करत राहिले. मोदीजी म्हणाले, आम्हाला देखील राज्य याकरताच हवं आहे. एकही दिवस एकही क्षण आम्हाला घरी बसायचं नाही आहे. या भारत मातेची सेवा करून विकसित भारत आम्हाला तयार करायचा आहे. त्याकरता तिसऱ्यांदा आम्हाला राज्य हे या ठिकाणी हवं आहे. आणि बंधू भगिनींनो, 10 वर्ष आपण मोदीजींचं राज्य बघितलं, 10 वर्षात बदललेला भारत बघितला, जगामध्ये बदललेली भारताची प्रतिमा आपण बघितली. भारताचा आत्मसन्मान, भारताचा स्वाभिमान, भारतीयाचा आत्माभिमान सगळं बदललेलं आपण पाहिलं. एक मजबूत भारत होताना आपण बघितला. भारतामध्ये रस्ते झाले, भारतात रेल्वे झाली, भारतामध्ये एअरपोर्ट झाले, भारताच्या गरीबाला गरीब कल्याणाच्या योजना मिळाल्या, घर मिळालं, शौचालय मिळालं, सिलेंडर मिळालं. त्या ठिकाणी भारताच्या तरुणाईला स्टार्टअप सारख्या योजनेतनं मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळालं. एक बदलणारा भारत हा आपण बघितला. पण मोदीजींच्या ज्या संकल्पना आहेत त्या संकल्पना पाहिल्यानंतर मी असं म्हणेन, 10 वर्ष हे तर ट्रेलर होतं, पिक्चर अभी बाकी है. पुढचे 5 वर्ष हे या 10 वर्षापेक्षाही भारी असणार आहेत. पुढचे 5 वर्ष विकसित भारताची मुहूर्तमेढ करणारे असणार आहेत. पुढचे 5 वर्ष भारताला आर्थिक महासत्ता बनवणारे असणार आहेत. पुढचे 5 वर्ष भारताच्या गरिबी निर्मूलनाच्या
अंतिम लढ्याचे असणार आहेत. पुढचे 5 वर्ष भारताला जगाचं नेतृत्व करणारे असणार आहेत. पुढचे 5 वर्ष जगाला हेवा वाटावा अशा भारताच्या निर्मितीकडे जाणारे 5 वर्ष असणार आहेत. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून मोदीजींनी केवळ 100 दिवस आपल्याला मागितले आहेत. 100 दिवस. हे 100 दिवस भाजपा करता नाही, हे 100 दिवस भारताकरता आपल्याला द्यायचे आहेत. कारण भारताचं भवितव्य हे मोदीजींच्या हातून त्या ठिकाणी घडणार आहे. भारतीय जनता पार्टी निवडून आणण्यापेक्षा भारताला मजबूत सरकार आणि मजबूत नेता देणं हे याच्या पाठीमागचा आपला उद्देश आहे. आणि म्हणून एका मोठ्या ध्येयाकरता आपण सगळे मैदानात उतरलो. आणि मुंबईने तर मोदीजींवर आतोनात प्रेम केलंय. मी तर हे दाव्यानं सांगतो, जगाचं रेटिंग येतं, जगातले सर्वात प्रसिद्ध नेते मोदीजी आहेत. देशामधलं रेटिंग येतं, मोदीजी सर्वात प्रसिद्ध आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारे सर्वेज येतात. पण मी दाव्याने सांगतो, देशातल्या शहरांमधला सर्वे घेतला तर मोदीजींवर सर्वाधिक प्रेम करणारे लोक कुठे आहेत तर ते मुंबईतच आहेत. अशा प्रकारचा सर्वे आल्याशिवाय राहणार नाही. इतकं मुंबईकरांचं प्रेम हे मोदीजींवर आहे. आणि म्हणूनच 2014 असो, 2019 असो, विधानसभा असो, लोकसभा असो, भरभरून 2017 पण भरभरून मोदीजींच्या नावावर, मोदीजींच्या कामावर भारतीय जनता पक्षाला मुंबईच्या जनतेने दिलं. पण दुर्दैवाने आमचे जे जुने मित्र होते, जे मोदीजींचा एवढा मोठा फोटो लावायचे, निवडणुका आल्या की त्यांच्या पोस्टरवर उद्धवजींचा फोटो स्टॅम्प साईज आणि मोदीजींचा फोटो लाईफ साईज, आणि त्या ठिकाणी मतं मागायचे आणि निवडून यायचे. आणि निवडून आल्याबरोबर रोज मोदीजींच्या नावाने शिमगा करायचे, रोज आपल्यावर टीका करायचे. मोदीजींनी केलेल्या उत्तम कामांवर रोज पाणी टाकण्याचं काम करायचे. आता त्यांना खरं लक्षात येणार आहे की मुंबईमध्ये लोक कोणाच्या पाठीशी आहेत. आता लक्षात येणार आहे, या निवडणुकीत लक्षात येणार आहे. कारण या निवडणुकीमध्ये आपल्यासोबत मोदीजी तर आहेतच, पण मुंबईमध्ये आपल्यासोबत हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची खरी शिवसेना, विचारांची शिवसेना ही शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात आपल्या सोबत आहे. आणि म्हणून ही निवडणूक महत्वाची आहे. या निवडणुकीमध्ये आपल्याला 6 जागा निवडून आणायच्या आहेत. केवळ मोदीजींना समर्थन देण्याकरता नाही. आशिषजींनी सांगितलं काय परिवर्तन घडलेलं आहे. आणि मी तर तुम्हाला सवाल विचारतो, इतके वर्ष 25 वर्ष महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेला निवडून दिलं, आपणही त्यांचंच गुणगान केलं, आपणही त्यांचेच नारे दिले, आपणही त्यांना समर्थन दिलं. माझा सवाल आहे उद्धवजींना, माझा सवाल आहे शिवसेनेला, अरे 25 वर्षात तुम्ही केलेलं एक मुंबईकरांकरता महत्वाचं काम दाखवा, एक काम दाखवा. ते दाखवू शकत नाही. या मुंबईच्या परिवर्तनाचं काम हे मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्हीच त्या ठिकाणी केलं आहे. मुंबईची मेट्रो, मुंबईचा कोस्टल रोड, मुंबईची ट्रान्स हार्बर लिंक, मुंबईमध्ये सबअर्बन रेल्वेचं त्या ठिकाणी जाळाचं विस्तारीकरण, या मुंबईकरांचं 25 वर्षामध्ये 2 कोटी लोकांचं शौचाचं सांडपाणी हे समुद्रात तुम्ही सोडत होतात. 25 वर्षामध्ये किमान ते पाणी ट्रीट करून सोडलं पाहिजे, एवढं देखील तुम्ही करू शकला नाहीत. तेही करण्याकरता आम्हाला सत्तेवर यावं लागलं आणि आम्हाला ते करावं लागलं. आज त्याचं काम मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सुरू केलं. खरं म्हणजे मी एका शिवसेनेच्या म्हणजे उबाठा सेनेच्या नेत्याशी बोलत होतो. मी म्हटलं काय केलं तुम्ही? म्हणलं नाही बघा ना, मुंबईत रस्ते झाले, मुंबईमध्ये पुलं झाले. म्हटलं पुलं देखील आमचे गडकरी साहेब होते तेव्हा झाले आहेत, तुम्ही नाही केलेले. आणि म्हटलं तुम्ही जे सांगताय ना झालं, आमचे प्रमोदजी नेहमी म्हणायचे
की मुलगा 18 वर्षाचा झाला की त्याला मिसरूड फुटतेच, त्यात बापाचं काही कर्तृत्व नसतं. त्यामुळे तुम्ही जे काही 25 वर्षात केलं तुमचं काही कर्तृत्व नाहीये. हे तर महानगरपालिकेने एवढंही नसतं केलं तर मग ही महानगरपालिकाच राहिली नसती. पण एकही गोष्ट या ठिकाणी ते सांगू शकत नाही की मुंबईकरांच्या जीवनात बदल घडवण्याकरता आम्ही केलं. बीडीडी चाळ इतक्या वर्षापासून मराठी माणसाला त्याचं हक्काचं घर मिळालं पाहिजे, आपण त्या ठिकाणी केलं. धारावीचा प्रकल्प सगळ्यात मोठा एशियातला प्रकल्प काँग्रेसने वल्गना केली, करू शकले नाहीत. शिवसेनेने केली, करू शकले नाहीत. हे करण्याकरता या ठिकाणी मोदीजींना आणि भारतीय जनता पक्षालाच यावं लागलं. आणि जगातला सगळ्यात चांगला प्रकल्प तो होतोय की ज्या प्रकल्पामध्ये जे एलिजिबल आहे त्यांना तर घर मिळणारच आहे. पण आमच्या असं लक्षात आलं 1 लाख लोक अशी आहेत, म्हणजे 5 लाख लोकसंख्या की जी एलिजिबल नाही आहे. आम्ही स्पेशल प्रोजेक्ट तयार केला, म्हणतो जो एलिजिबल आहे त्याला तर घर द्यावंच लागेल, पण ते देत असताना जो एलिजिबल नाही त्याला हाकलून देता येणार नाही, त्यालाही घर द्यावं लागेल. त्यालाही घर देण्याचा आम्ही त्याच्यामध्ये प्रस्ताव आणला. आज धारावीमध्ये सगळ्यांना घर मिळतंय. एखादं मोठं शहर बसावं तशा प्रकारचं शहर आपण बसवतोय. गरीबाचा विचार, झोपडपट्टीवाल्याचा विचार, चाळकऱ्यांचा विचार हा कोणी जर केला असेल तर तो आम्ही केला. तुम्ही फक्त मराठी माणसाला भावनेच्या आहारी न्यायचं, 30 भाषणं करायची आणि मग निवडणुका आल्या की यांची ढोंगबाजी सुरू होते. आता बघा निवडणुका आल्या, उद्धव ठाकरे बोलायला उभे राहिले, पहिला डायलॉग त्यांचा असेल मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचं षडयंत्र सुरू झालेलं आहे. अरे कधीतरी सुधरा. मुंबईला महाराष्ट्रापासनं कोणाच्या बापाचा बाप आला तरी तोडू शकत नाही. त्यामुळे आता तरी नवीन डायलॉग शोधा. तेच ते डायलॉग करून मुंबईकरांना फसवण्याचं काम बंद करा. बंधू भगिनींनो, केवळ भारताच्या महाराष्ट्राच्या विकासाकरता नाही, मोदीजींचं 3री जी टर्म असेल या मुंबईतल्या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवणारी मोदीजींची 3री टर्म असेल. म्हणून आपल्या कच्च्या बच्चांच्या भविष्याकरता आपल्याला पुन्हा मोदीजींना निवडून आणायचं आहे. आणि त्याकरताच माननीय नड्डाजी आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता आले आहेत. आणि म्हणून त्यांच्यात आणि तुमच्यात अधिक वेळ न घेता मी पुन्हा एकदा नड्डाजींचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं स्वागत करतो. आम्ही नेहमी म्हणतो भारतीय जनता पक्षाची ताकद काय आहे, त्याचे देव दुर्लभ असे कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहे. ही खरी ताकद या ठिकाणी आहे. या ताकदीला सलाम करतो, नमस्कार करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत फडणवीस साहेबांसाठी. जोरदार बोलिए भारत माता की. ये वही मुंबई है जहां पर अटल जी ने ये कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी आपकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अश्वमेध 400 के पार जाएगा. मी आपल्या सर्वांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. आदरणीय नड्डा साहेब. नड्डा जी को जय श्री राम. नड्डा जी को जय श्री राम. बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की. छत्रपति शिवाजी महाराज की. छत्रपति शिवाजी महाराज की. आज के इस बूथ स्तर के कार्यकर्ता बंधुओं के इस सभा में, सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष
श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, हमारे बहुत ही अजीज और युवा साथी और मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी, हमारे विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी, संसद में मेरे साथी और वरिष्ठ साथी गोपाल शेट्टी जी, पूर्व में सांसद रहे और मेरे वरिष्ठ साथी युवा काल से किरीट सुमैया जी, हमारे समस्त आमदार, विधायकगण और प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता बंधु और मेरे मीडिया के साथी, यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मुंबई में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब मैं मुंबई आया हूं, महाराष्ट्र आया हूं, तो यहां पर हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं और उनको नमन करके उनसे ऊर्जा लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूं, जिन्होंने देश को एक दिशा भी दी और हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान को उन्होंने एक स्वरूप दिया। ऐसे महान आत्मा को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं और यहां वीर सावरकर को याद करता हूं, जिन्होंने समाज को और हिंदू कॉज को के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें कही हैं और उस बातचीत में उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या हुआ, देश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, इसकी बात को बहुत तफसील से उन्होंने रखा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज जैसा कि अभी मंच संचालक बोल रहे थे, मुझे याद आया कि शायद वो 29-30 दिसंबर 1980 का था, जब समता नगर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं ये धृष्टता करता हूं पश्चिम सागर के तट पर खड़े होकर कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज हम कह सकते हैं कि कमल मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से खिल गया है। 44 साल की यात्रा में हम सब लोगों ने बहुत से मुकाम देखे हैं और वैसे अगर मैं कहूं तो 1951 से 1951 से जनसंघ से लेकर आज 2024 तक हमने बहुत मुकाम देखे हैं। हमने उपेक्षा देखी, हमने उपहास भी देखा अपना, हमने संघर्ष भी देखा, हमने अपने आप को 2 की संख्या में भी देखा और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विराजमान होते हुए भी देख रहे हैं। मित्रों, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है। 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। लोगों ने अपनी जमानत बचाने का प्रयास करने में ही खुशी मनाई। हारना तो तय देखा,
लेकिन जमानत बन जाए तो उसमें भी हम खुश हो जाया करते थे। हमने वो समय भी देखा जब लोगों ने अपनी जमीनों को बेचकर जनसंघ के दिए को दीप जलाया और उसको आगे बढ़ाया। हमने वो दिन भी देखा जब 1,25,000 से ज्यादा लोग मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत और DIR के तहत 22 महीने जेल में रहकर, परिवारों से अलग होकर, और परिवारों को देखने वाला कोई नहीं था, ऐसी अवस्था में भी भारत माता की जय कह करके वह सत्याग्रह के लिए निकल पड़े। आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल का इतिहास, यह गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों भरा इतिहास रहा है। और ये उपलब्धियों भरा हम सबको देखने का मौका मिला है। यहां मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, जहां हम उपलब्धियों भरा इतिहास, उपलब्धियों भरा समय देख रहे हैं, वहां हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि 10 साल पहले जो व्यक्ति आज 18 साल का होकर के मताधिकार का अधिकार रखता है, वह 10 साल पहले 8 साल का था। वह बाल अवस्था में था। उसने नहीं देखा यूपीए का भ्रष्टाचार, उसको नहीं मालूम 3G, 2G, 4G, जीजाजी, उसको नहीं मालूम पॉलिसी पैरालिसिस, उसको नहीं मालूम डिसफंक्शनल गवर्नमेंट, उसको नहीं मालूम कि सबसे भ्रष्टाचारी समय एनडीए का, यूपीए का, मनमोहन सिंह का उसने नहीं देखा। उसने देखा तो सिर्फ एनडीए देखा, और जब एनडीए देखा तो उसने महायुति में हमेशा विकास देखा। हमारी जिम्मेवारी है कि उनको हम यह बताएं कि कहां से चले थे। एक तरीके से कहा जाए तो अमावस्या से निकल करके पूर्णमासी की ओर हम पहुंचे हैं, अंधेरे से निकल करके उजाले की ओर हम पहुंचे हैं। यह बताना बहुत जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा और यह भी आपको बताना चाहूंगा, एक समय था जब हम प्रदेशों में 5-6 सरकारें बना करके संतुष्ट हो गए थे। आज हमें खुशी है कि 17 राज्यों में एनडीए की, महायुति की सरकार है और 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हमें खुशी है कि आज हम 58% की जनसंख्या पर आज नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, 10 सालों के अंदर हमने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। 10 साल पहले क्या होता था? आपने कभी किसी नेता को सुना जिस प्रकार हमारे नेताओं ने आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि क्या क्या किया, क्या क्या करेंगे और क्या क्या करके आगे देंगे? ये रखा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में रखा। राजनीति क्या होती थी पहले? भाई को भाई से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, समाज में विघटन पैदा करो, वोट बैंक की राजनीति करो, दुनिया को लुभावने नारे देकर के वोट ले लो और वोट लेने के बाद किसी एक जाति के विशेष ख्याल रखते हुए सरकार चलाओ, किसी एक जाति की सरकार बना लो, किसी एक वर्ग की सरकार बना लो, उनके लिए काम करो। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये राजनीति की संस्कृति हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए विकास एजेंडा बना, डेवलपमेंट एजेंडा बना, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हमारे यहां, फिर चाहे वो रामलला का मंदिर की स्थापना हो और रामलला के मंदिर में रामलला का विराजमान होना हो, या फिर केदारनाथ धाम का
उसका उत्थान हो या फिर मंदिरों का उत्थान हो और सांस्कृतिक विरासत को गौरव से देखने का कार्य पिछले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। समाज का सशक्तिकरण हुआ, गरीबों को ताकत मिली। लोग गरीबों के नाम पर वोट लेते थे और गरीबों से छल करते थे और अपना घर भरते थे। यह राजनीति की संस्कृति थी। आज गरीब सशक्त हुआ है, युवाओं के अरमान को पंख लगे हैं। आज अन्नदाता को सम्मान मिला है और आज नारी शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है। यह भी हमको ध्यान में रखना। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके नए मिडिल क्लास में एंटर कर गए हैं। 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं। 25 करोड़ मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं। उनके नई नई आशाओं को पंख लगे हैं। उनको आजादी मिलकर के वो नई अरमानों के साथ खड़े हुए हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो हजारों की संख्या में स्टार्टअप्स, हजारों की संख्या में लोगों ने मुद्रा लोन लेकर के, हजारों की संख्या में स्वनिधि योजना में लोगों को ताकत मिली। अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान भारत हो या स्वच्छता अभियान है, इसने नारी शक्ति को शक्तिशाली बनाया है और आत्मनिर्भर बनाया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अन्नदाता को सम्मान। ये कांग्रेस पार्टी के लोग इलेक्शन के पहले हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, क्या होता था, 57,000 करोड़ रुपए देकर के, भुलावा देकर के छुट्टी पा जाते थे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में साल का 6,000 रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में डाल करके उनका सम्मान किया, उनको विकास किया। और मैं महायुति की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने आप को जोड़ करके उसमें 6,000 और जोड़ा। यानी आज किसान को सम्मान मिला तो वो बीजेपी की सरकार में और महायुति की सरकार में मिला। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर का परिवर्तन अगर हुआ है तो वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि अगर विकास के दृष्टि से देखें, अब मुंबई की अगर हम बात करें, अब ये अटल सेतु, इसका शिलान्यास किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने। कोरोना आया, 3 साल कोरोना से हम लड़ते रहे, उसके बावजूद भी 7 साल के अंदर सबसे लंबा सेतु बनाकर सी लिंक देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल सेतु के नाम किया। 21.8 किलोमीटर का 6 लेन का सड़क। अगर मैं मोदी की गारंटी की बात करूं तो पैंडेमिक के तहत जिस तरीके से हम लोगों ने गरीब लोगों की चिंता की, उसको भी हमको याद रखना चाहिए और लोगों को भी याद दिलाना चाहिए। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जब कोरोना आया तो दुनिया के देशों ने नेतृत्व करने में अपने आप को असहज भी पाया और असमर्थ भी पाया। वो फैसला नहीं कर सके कि इकोनॉमी जरूरी है कि ह्यूमैनिटी जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है या मानवता जरूरी है। वो फैसला नहीं कर सके। पाश्चात्य देश तय नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया और कहा जान है तो जहान है, और लॉकडाउन लगाया। और उस समय भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया, देश को तैयार किया। देश जब तैयार हो गया तो मोदी जी ने कहा जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन उठाया और कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुए। आज 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर डबल डोज। क्या बोलता था विपक्ष,
ये मोदी वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। आजकल जितने कांग्रेसी आप मिलते हैं, मैं कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा मोदी टीका, चुप चुप जाकर के तुम भी लगवाते रहे। आज 220 करोड़ डबल डोज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन लगी। और मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस के प्रोग्राम को आने में 24 साल लगे। इस देश में पोलियो के प्रोग्राम को आने में लगभग 28 साल लगे। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस के टीके को आने में 100 साल लगे। और इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दी। और 30 देशों को, 100 देशों को 30 करोड़ डोज वैक्सीन मैत्री में भी दी। यानी विश्व मित्र की भी भूमिका अदा की, वह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं यहां के विकास की बात करूं तो चाहे 4 लेन्स बनने की बात हो, चाहे मेट्रोज की बनने की बात हो, फिर चाहे आपके स्टेशंस को रेनोवेट करने की बात हो। आज अमृत भारत में 1300 स्टेशन को रेनोवेट किया जा रहा है। और उसमें भी आपके यहां भी लगभग इसी तरीके से 20-25 रेलवे स्टेशन हैं जिनका महाराष्ट्र में भी रेनोवेट हो रहा है। अब ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में 1 साल बाद आपको अंतर नहीं दिखेगा। इस तरीके का विकास चल रहा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अब मैं शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात करूं तो 1800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और जो 4,50,000 कम्यूटर्स प्रतिदिन जाते हैं, अब उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है और वह स्टेट ऑफ आर्ट बनकर के तैयार होगा। शिवाजी टर्मिनल, महाराज टर्मिनस, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से सीवेज प्लांट, 7 सीवेज प्लांट मुंबई को, एक बहुत बड़े इलाके को, वो जो थिकली पॉपुलेटेड है, उसको भी एक नया अरमानों के साथ एक स्वच्छ जीवन जीने का भी मौका मिलेगा। और अरब सागर में जो गंद जाता था उसको भी हम रोक सकेंगे, यह भी उस समय संभव हो पाएगा। इसलिए चाहे डेवलपमेंट की, जैसा मैंने कहा, आज महाराष्ट्र में वंदे भारत की 7 ट्रेनें चल रही, 7 ट्रेन। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में बन करके तैयार हो गया। आज मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला लग गई है। इसलिए विकास चाहे देश का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, हमेशा भारत में, एनडीए में मोदी जी के नेतृत्व में विकास ने एक नई छलांग लगाई है। मैं जब आपसे अमृत भारत रेलवे स्टेशन के बारे में बोल रहा था तो मेरी गिनती गड़बड़ हो गई थी, मैंने 26 बताया। 126 स्टेशन महाराष्ट्र में अमृत भारत में रेनोवेट हो रहे हैं, 126। मित्रों, डबल इंजन के कारण आज विकास के दृष्टि से, चाहे मुंबई कोस्टल रोड हो, चाहे नवी मुंबई फर्स्ट मेट्रो रेलवे लाइन हो, या चाहे मराठवाड़ा वाटर ग्रिड हो, ये सारे विकास के दृष्टि से एक बहुत तीव्र गति से आगे चलने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। ये जो सौभाग्यशाली समय है, इस सौभाग्यशाली समय के हम भागीदार हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है। अभी गोपाल शेट्टी जी कह रहे थे और हमारे अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि मोदी जी को हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है। हम लड़ाई जीतने की नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने की कर रहे हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और ये सौभाग्य हमारे कंधों पर है, ये सौभाग्य और जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है। इसलिए नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ और नए विश्वास के साथ और नए जोश के साथ हम सबको चुनाव में पूरी ताकत से लगना है। और इस कार्य में जो 400 पार एनडीए और 370 पार भारतीय जनता पार्टी हो, इसकी तैयारी करनी है। ये 370 हमारे लिए भावनात्मक विषय है। इस 370 के लिए मोदी जी ने बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया था। इस 370 को हमने धाराशाही किया है। अब भारत की जनता से हम सब लोगों को निवेदन करना है
कि इसको पूरा करने के लिए 370 को धाराशाही किया गया। 370 के मार्जिन को हमको लेकर के आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए हमको काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि फिर एक बार मोदी सरकार के लिए हम पूरी ताकत से लगेंगे। मैं यहां आपसे एक बात और भी चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सी चर्चा हमारे साथियों ने की है, मैं उसमें कुछ सिर्फ जोड़ना चाहता हूं। आज कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई है? जहां जहां से राहुल गांधी निकलते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती है, वो न्याय यात्रा नहीं होती है। एक तो वो अन्याय यात्रा होती है और दूसरी वो तोड़ो यात्रा होती है। कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो दक्षिण से चले थे। आज डी के शिव कुमार का भाई संसद के अंदर बोलता है कि साउथ को एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए। ये तुम्हारी जोड़ो यात्रा, जिस के बारे में जिक्र अभी हमारे आशीष शेलार जी ने किया, अफजल गुरु के बारे में। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। क्या नारे लगे थे जेएनयू में? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा नारा क्या लगा था? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। यानी अफजल के कातिल कौन हुए? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई। भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, जो भारत के राष्ट्रपति थे और जिन्होंने उसको माफी नहीं दी, वो शर्मिंदा, वो कातिल हैं। ये कहने वालों के साथ दूसरे दिन राहुल गांधी खड़ा होता है कि नहीं होता है? ये जोड़ो यात्रा पर चले, तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए। चुप्पी क्यों बना रखी है? और कांग्रेस पार्टी के नेता कोई जवाब नहीं देता है इसका। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ तुम गले से गला मिलाकर चलते हो। भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इनके साथ तुम खड़े होते हो और फिर जोड़ो यात्रा पर निकलते हो। तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, ये इंडिया अलायंस है क्या? इंडिया अलायंस है क्या? ये अलायंस जितने लोगों पर मुकदमे हैं उनका अलायंस है। ये अलायंस परिवार को बचाने का अलायंस है। यह अलायंस संपत्ति को बचाने का अलायंस है। यह अलायंस भ्रष्टाचार को छुपाने का अलायंस है। और इसके सिवाय ये कोई अलायंस नहीं है। यह वंशवाद का अलायंस है, यह प्रॉपर्टी का और भ्रष्टाचार का अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप कहोगे मैं कैसे कह रहा हूं? बताइए, फरूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला है कि नहीं है? प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल है कि नहीं है? मुलायम सिंह के बाद अखिलेश आ गए कि नहीं? अखिलेश के बाद डिंपल आ गई कि नहीं? चाचा जाए जहां जाना है। लालू के बाद राबड़ी आई कि नहीं? राबड़ी के बाद तेजस्वी आया कि नहीं? तेजस्वी के साथ मीसा आई कि नहीं? मीसा के साथ तेज प्रताप आया कि नहीं? आप बताइए, ये पीसी और भाईपो, पीसी बंगला में बुआ को बोलते हैं, ये ममता बुआ और भाईपो मतलब भतीजा उसका, ये दोनों पीसी भाईपो, ये परिवार है कि नहीं है? आप बताइए कि चंद्रशेखर राव, उसकी बेटी कविता, उसका दामाद केटीआर, केसीआर, ये परिवार है कि नहीं है? आप बताइए, उदयनिधि से करुणानिधि से लेके उदयनिधि स्टालिन तक ये परिवार है कि नहीं है? आप बताइए, महाराष्ट्र में शरद और सुप्रिया परिवार है कि नहीं है? बाकी जाए अजीत जहां जाना है। ये परिवार की पार्टियां हैं कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव और आदित्य परिवार है कि नहीं है? आप फिर दूसरी तरफ देखिए, ये इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका, ये परिवार है कि नहीं है? अब दूसरी बात देखिए, आप बताइए, भ्रष्टाचार में फरूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, गोमती फ्रंट के स्कैम में और लैपटॉप स्कैम में अखिलेश फंसा है कि नहीं फंसा है?
आप बताइए, लालू चारा घोटाला और लैंड स्कैम, जॉब फॉर लैंड में फंसा है कि नहीं फंसा है? आप बताइए, ममता के सारे सरकार के मंत्री के घरों से करोड़ों करोड़ रुपए निकले कि नहीं निकले? आप बताइए, केसीआर केटीआर के यहां भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, उद्धव के राज में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? इनका गृह मंत्री साल भर जेल में रहा कि नहीं रहा? – 2024 का नतीजा निकालो। मित्रों, ये क्या है? ये क्या है? आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बोलिए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? ये कैसा नेतृत्व है भाई? सारे बेल में। आप बताइए, केजरीवाल ईडी से बच रहा है कि नहीं बच रहा है? डर किस बात का है? डर किस बात का है? आप बताइए, उसका उप मुख्यमंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, उसके अन्य सांसद जेल में है कि नहीं है? ये भ्रष्टाचार का टोला का अलायंस है, यही गठबंधन है इनका। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप बताइए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए नई छलांग लगाने के लिए भारत तैयार है। 11वीं से हम छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2024 में आपका फिर से 370 का आशीर्वाद मिलेगा और भारत मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाएगा, तीसरी बार सरकार में आएगा और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था होगी। मित्रों, एक तरफ विकास है, दूसरे तरफ पारिवारिक गठबंधन है और वो भ्रष्टाचार के लिए, जो हमको विनाश की ओर ले जाएगा। इसलिए मैं आप सबको निवेदन भी करने आया हूं कि नए जोश, नए उमंग के साथ, पूरी ताकत के साथ आप खड़े होइए और जो राष्ट्रीय जिम्मेवारी, मैं आपको याद दिलाता हूं मित्रों, आज से 20 साल बाद आप गौरव के साथ ये कह सकोगे कि हम वो लोग थे जिनको मौका मिला, कि हमने वो बदलाव देखा और उसको हमने महसूस किया है। इसलिए मित्रों, आप सब लोग पूरी ताकत से अपने सभी मतदाता बंधुओं से संपर्क करिए, मिलिए, उनको सारी बातें बताइए और उनके साथ उनका समर्थन लेकर के देश को मोदी जी के नेतृत्व में और प्रगति की ओर ले जाने में अपना योगदान कीजिए। आपने मेरी बात बहुत शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।